हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज के इस लेक्चर में हम सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है लिविंग बीइंग के क्लासिफिकेशन के लिए। जैसा कि क्रिस्टेंसन ने जो लिविंग बीइंग थे उनको दो किंगडम में बांटा था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो इसी तरह से एल्गी में भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एल्गल सेल को भी डिफ्रेंशिएटेड किया गया है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये साइनोफाइसी के अंदर, या जिसे हम मिक्सोफाइसी के नाम से भी जानते थे, उसमें पाया जाता है। और दूसरी सभी जो एल्गी हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइनोफाइसी में मिलता है, उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो इस तरह से हैं। पहला, द प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब ये है कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। सिर्फ डीएनए फाइब्रिल्स जो होते हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल का काम करते हैं। Second, absence of membrane-bound organelles like plastid, endoplasmic reticulum, Golgi bodies and mitochondria। सभी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं तो वो एब्सेंट होती हैं। उनका काम जो होता है वो दूसरे जो पाए जाने वाले उनमें एंजाइम्स हैं उनके द्वारा होता है। एब्सेंस ऑफ बेसिक प्रोटीन, द हिस्टोन्स इन डीएनए में हिस्टोन भी एब्सेंट होता है। एंड प्रेजेंस ऑफ म्यूकोपेप्टाइड इन सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है इसकी बेसिकली म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। एब्सेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस भी एब्सेंट होता है। और साथ में इसके अंदर मियोसिस जो होगा वो भी नहीं होता है। तो इस तरह से जो है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इसके फीचर्स हैं। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे और उससे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो एक टिपिकल साइनोफिशियन सेल है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सबसे पहले तो 3 वॉल्ड इसका बाउंड्रीज होती हैं, जो कि सबसे बाहर वाली जो होती है वो म्यूकस की होती है। म्यूकस की बनी हुई शीट पाई जाती है। उसके बाद में इसके अंदर सेकेंड वॉल जो होती है सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इससे कुछ इन्वेजिनेशंस पाए जाते हैं, जो कि अंदर की तरफ ये फिंगर शेप दिख रहे हैं, और यही जो होते हैं ये थाइलेकॉइड बनाते हैं। इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में बटा हुआ होता है। क्रोमोप्लाज्म के अंदर ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं ये पाए जाते हैं, जो कि जिसके अंदर हरित लवक पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अंदर कई तरह के इसमें कुछ वैक्यूल्स, कुछ बॉडीज मिलती हैं। उसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है, अल्फा ग्रेन्यूल्स, सिलिंड्रिकल कुछ बॉडीज, बीटा ग्रेन्यूल्स। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। और इसके अंदर जिस तरह से हमें डायग्राम में दिख रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, जिसके अंदर डीएनए फाइब्रिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये भी इसी तरह से एक साइनोफिशियन सेल है जिसके अंदर हमें क्रोमेटोफोर्स और ये न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह सभी दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेल शीट के बारे में। जो सेल होती है साइनोबैक्टीरिया की, इसको साइनोफाइसी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमेशा एक म्यूसिलेजिनस शीट के द्वारा कवर्ड रहती है। इसके अंदर कॉलोनी या सिंगल सेल या फिलामेंट्स होते हैं ये पाए जाते हैं। ये थिन कलरलेस जो प्लैंक्टोनिक स्पीशीज़ हैं उनमें पाई जाती है, जो कि ऊपर तैरते हुए रहते हैं। जबकि ये जो सब एरियल फॉर्म होती है उसके अंदर ये शीट जो होती है थिक होती है, फिर्म होती है और येलो या ऑरेंज ब्राउन कलर्ड की मल्टी लेयर्ड फॉर्म में पाई जाती है। कुछ एक्वेटिक फॉर्म है जैसे साइटोनिमा, इनके अंदर ये मल्टी लेयर्ड और कलर्ड होती है। शीट जो होती है ये 3 लेयर के से बने हुए माइक्रोफाइब्रिल्स की मिलती है, जो कि रेटिकुलेटली पाए जाते हैं इसके अंदर, इसके मैट्रिक्स के अंदर, और इसको एक होमोजीनियस अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। ये फाइब्रिल्स होते हैं ये पेप्टिक एसिड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इसका फंक्शन देखेंगे।
इट्स सर्व टू होल्ड द सेल इन कॉलोनीज टुगेदर, क्योंकि जब ये कॉलोनी फॉर्म में रहती हैं तो इनको ये एक साथ रखने का काम करता है। उसके अलावा ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, जो कि क्या करता है, इसको डेसिकेशन से बचाता है। जब सूखा पड़ता है, जब एडवर्स कंडीशन होती हैं, तो क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसको ये डेसिकेशन से बचाता है। उसी तरह से ये पैरासाइट से भी इन सेल की रक्षा करता है। इस शीट के बाद में आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है इस म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर होती है। इसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। और जब लाइट माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाए तो ये 2 लेयर से बनी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसको स्टडी किया गया तो ये 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। इन 4 लेयर के नाम जो हैं वो L1, L2, L3 और L4 नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले L1 लेयर, ये जो सेल वॉल है उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो नेक्स्ट लेयर होगी वो सेल वॉल की L1 लेयर होती है। ये 3 nm से लेकर इसकी 10 nm तक की इसकी थिकनेस पाई जाती है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन ये साथ में ये L2 लेयर से कवर्ड रहती है, यानी इसके ऊपर जो पाई जाती है वो L2 लेयर पाई जाती है। उसके बाद में L2 लेयर आएगी, ये L1 लेयर के बाद है। इसकी थिकनेस 10 nm से लेकर 200 nm तक की पाई जाती है। ये इलेक्ट्रॉन डेंस होती है और ये आगे L3 लेयर से कवर्ड रहती है। अब L3 लेयर ये L2 और L3 को आपस में सेपरेट करने का काम करती है। इसकी थिकनेस भी 3 nm से लेकर 10 nm तक देखी गई है। यह भी लेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती है और ये L4 लेयर से कवर्ड रहती है। नेक्स्ट L4 लेयर जो सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर है, ये सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर है। ये इलेक्ट्रॉन डेंस होती है और ये म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड रहती है, यानी इसके बाद में इसके नेक्स्ट जो होती है वो म्यूसिलेजिनस शीट पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरेमिक एसिड, ग्लूकोजामीन, डाई अमीनो पामेलिक एसिड, अमीनो एसिड और अमीनो शुगर्स पाए जाते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके के अंदर नीचे ही नीचे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये सेल वॉल है और सेल वॉल के आउटर मोस्ट जो ये शीट है। और सेल वॉल की भी यहाँ पे हमें L1, L2, L3 और L4 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लिमा के नाम से भी जानते हैं। यह सेल वॉल के अंदर की तरफ पाई जाती है, जो कि लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, या इसको हम कहते हैं कि लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। ये 3 लेयर्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। आउटर और इनर लेयर जो होती है वो प्रोटीनेशियस होती है और मिडिल लेयर जो लिपिड लेयर है वो इन दोनों प्रोटीन लेयर के बीच में सैंडविच की तरह पाई जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि कैसे इसमें प्रोटीन जो ग्लोब्यूल हैं वो पाए जाते हैं। ये भी इसका 3D डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें आप प्रोटीन को साथ में जो दिए गए हैं इंटीग्रल प्रोटीन वगैरह आपको दिखाई देंगे। यह 2 इलेक्ट्रॉन ओपेक लेयर से बनी होती है, जो कि एक ट्रांसलूसेंट लेयर के द्वारा सेपरेट की जाती है। और इसके अंदर ये सेल के अंदर इन्वेजिनेट हो जाती है, यानी कि इसके जो फिंगर लाइक आपको बताया था प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। These invaginations are considered as site of biochemical function associated with mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi bodies in eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ पाए जाते हैं, लेकिन इनमें मिलने वाले जो एंजाइम होते हैं या इनका जो काम होता है, जो कि जैसा कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है या प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, तो वो सभी काम जो होता है वो इन इन्वेजिनेशन पे पाए जाने वाले एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आएगा फोटोसिंथेटिक एपरेटस।
जैसा कि हम जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी जगह फ्लैटेंड, इलोंगेटेड, सेक और डिस्क लाइक पिगमेंटेड मेम्ब्रेन्स मिलती हैं, जिन्हें फोटोसिंथेटिक लैमिली या थाइलेकॉइड के नाम से जाना जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। ये रीजन जो होता है ये क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। जहाँ पे थाइलेकॉइड मिलती हैं तो साइटोप्लाज्म का वो रीजन क्रोमोप्लाज्म कहलाता है। और हर जो थाइलेकॉइड होती है वो एक सेक के नुमा, एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसके कि 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और ईच 35 + 5 एंगस्ट्रॉम टू 65 + 5 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, जिनके के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जो कि लगभग 50 एंगस्ट्रॉम का होता है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं इसमें मिलने वाले, जैसे क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, ज़ेंथोफिल और फाइकोबिलीन्स जो होते हैं वो इन थाइलेकॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये थाइलेकॉइड्स जो हैं ये क्रोमोप्लाज्म का एक व्यू दिया गया है, जिसमें कि थाइलेकॉइड्स मेम्ब्रेन खूब सारी आपको नज़र आएंगी। जो इसमें मिलने वाले पिगमेंट हैं उनमें ज़ेंथोफिल्स हैं, जैसे कि जियाजेंथीन, मिक्सोजेंथीन, ओसिलोजेंथीन, ये सभी हाई अमाउंट में मिलते हैं। बेस्ट नॉन जो फाइकोबिलिन्स हैं, जैसे सी फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोसाइनिन जो होते हैं इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्रोमोप्लाज्म में मिलने वाले। सी फाइकोसाइनिन जो है इसको ब्लू कलर देता है, जो कि क्लोरोफिल ए के साथ में मिलके, क्लोरोफिल ए क्योंकि ग्रीन कलर का होता है तो इसको ये ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। तो यही 2 कलर जो होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इसका ब्लू ग्रीन कलर, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानी जाती है, तो ये क्लोरोफिल ए और सी फाइकोसाइनिन के द्वारा दिया जाता है। It has been discovered that thylakoids also have enzymes needed for respiration, यानी रेस्पिरेशन के लिए पाए जाने जो ज़रूरी एंजाइम है वो भी इन थाइलेकॉइड्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गैस वैक्यूल्स। इसके अंदर जैसा हमने डायग्राम में देखा था, बड़ी बड़ी गैस वैक्यूल्स होती हैं, जिन्हें सीडो वैक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सीडो वैक्यूल्स होती हैं ये क्या करती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और सिलिंड्रिकल गैस कंटेनिंग वेजाइकल्स के रूप में ये पाई जाती हैं। जो मेम्ब्रेन होती हैं इस वेजाइकल की वो प्रोटीनेशियस होती हैं नेचर के अंदर और परमिएबल टू गैसेस बट नॉट टू वाटर, यानी इनके अंदर गैसेस इकट्ठी रहती हैं। गैसेस इनसे के लिए ये परमिएबल हैं, लेकिन इसके अंदर पानी इकट्ठा नहीं होता है। वाटर के लिए ये इम्परमिएबल होती हैं। गैस वेजाइकल्स प्रोवाइड अ बायंसी रेगुलेशन। जो पानी में पाई जाने वाली एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं उनके लिए ये गैस वैक्यूल्स होती हैं, ये इनको बायंसी प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि वो ये ऊपर फ्लोट कर सकता है। सरफेस पर जो सेल हैं इस तरह से ये सरफेस पर, पानी की सरफेस पर फ्लोट करती हैं। जो ये वेजाइकल्स होती हैं ये मेटाबॉलिक गैसेस के द्वारा फिल्ड रहती हैं। जब गैस एस्केप की जाती हैं तो ये गैस वैक्यूल्स हैं ये कोलैप्स हो जाती हैं और ये फ्लैट हो जाती हैं और सेल जो होती है वो बॉटम के अंदर सिंक हो जाती है, क्योंकि बॉयंसी फिर ख़त्म हो जाती है तो सेल जो होती हैं वो बॉटम में चली जाएंगी। गैस वैक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन लो लाइट इंटेंसिटी एंड डिसअपीयर इन हाई लाइट इंटेंसिटी, देयरफॉर दे एक्ट एज अ स्क्रीन अगेंस्ट इंटेंस लाइट। यह जो गैस वैक्यूल्स हैं ये लो लाइट इंटेंसिटी में प्रोड्यूस होती हैं और ये हाई लाइट जो इंटेंसिटी होती है उसमें डिसअपीयर हो जाती हैं, तो ये स्क्रीन का काम करती हैं इंटेंस लाइट के अंदर। अब इसमें कुछ तरह के ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो इस तरह से हैं। साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स, ये प्रोटीनेशियस नेचर का होता है और इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टोर रहता है। राइबोसोम्स जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद में इसमें अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स होते हैं और बीटा ग्रेन्यूल्स होते हैं। अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन लाइक सब्सटेंस होते हैं एज रिजर्व फूड, और बीटा ग्रेन्यूल्स होते हैं ये लिपोइडल इन नेचर। उसके अलावा इसमें पॉलीहेड्रल बॉडीज़ या जिनको कार्बोक्सीसोम्स कहते हैं, तो यह जो हैं ये
रुबिस्को एंजाइम जो होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़रूरी होता है, वो इसमें पाया जाता है। राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोलेज एंजाइम जो होता है वो इसके अंदर इकट्ठा रहता है। स्ट्रक्चर्ड ग्रैन्यूल्स ये माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, यानी उसमें मिलने वाले जो एंजाइम हैं जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं वो इन स्ट्रक्चर्ड ग्रैन्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। उसी तरह से पॉलीफॉस्फेट एल्गी डेवलपिंग इन वाटर्स कंटेन ग्रेन्यूल्स रिच इन फॉस्फेट, जो फॉस्फेट का अमाउंट है वो इनमें बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये सब इकट्ठे होकर पॉलीफॉस्फेट के रूप में इकट्ठे रहते हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म को सेंट्रोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सेंटर में इसके पाया जाता है। सेल लैक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलाई। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल की जो विशेषता होती है, इसके अंदर जो ट्रू न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियोलाई है, उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सभी एब्सेंट होता है। तो सेंट्रल पोर्शन जो सेल का होता है जिसको कि न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलता है जो कि एक न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोट्स का उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है। इसके अंदर हिस्टोन्स एंड प्रोटामीन्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल आर नॉट फाउंड विद डीएनए। डीएनए के साथ में हिस्टोन्स या बेसिक प्रोटीन जो होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। आरएनए इज प्रेजेंट इन एडिशन टू डीएनए। डीएनए के साथ में आरएनए ज़रूर इसके अंदर पाया जाता है और इट सीम्स एज अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स एंड लाइक दैट in bacteria it is long thread in shape of ring usually referred to circular chromosome और genome। ये जो क्रोमोसोम मिलता है इसके अंदर या जो डीएनए मिलता है ये एक सर्कुलर फॉर्म में मिलता है, तो इसको सर्कुलर क्रोमोसोम या जीनोम के नाम से भी जाना जाता है। यह न्यूमरस कॉपीज जो है जीनोम की एक सिंगल सेल में पाई जाती हैं और इस टाइप का न्यूक्लियस जो ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे।